Good morning, students. This is our third lecture of third chapter, metals and non-metals. In this lecture, we'll study about third chemical property of metal, that is reaction of metals with dilute acids. ठीक है, यानी कि metals जब dilute acids के साथ में reaction करेंगे तो क्या होगा. तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या है, रिएक्शन of metals with dilute acids. ठीक है, तो मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड्स के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इवॉल्व होती है और सॉल्ट्स बनते हैं. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करा पाते हैं. ठीक है, क्यों नहीं करा पाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन दीज मेटल्स. ठीक, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. हमने लिया सोडियम और इसकी डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन करा दी. ठीक है, तो यहां पर बेटा देखो सोडियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो इवॉल्व होगी. ठीक, अब इक्वेशन को बैलेंस करने Cl2 चाहिए, 2Na. तो हम कह सकते हैं कि सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. अगर यहां पर हम सोडियम की H2SO4 से करा दें, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लें HCl की जगह पर, तो क्या होगा. देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी और सोडियम सल्फेट बन जाएगा Na2SO4. ठीक है, बात समझ में आ गई. तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ में रिएक्शन करते हैं और इस केस में वो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इवॉल्व होती है. ठीक है, एक नोट है इस केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, वो ये है कि जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, HNO3, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है बेटा, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये क्या करता है, मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन इस केस में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व नहीं होती है. ठीक है, बात समझ में आ गई. लेकिन दो मेटल ऐसे हैं जो HNO3 के साथ में भी हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं. वो कौन कौन से मेटल्स हैं, एक है Mg मैग्नीशियम और एक है मैंगनीज. ठीक है, तो कहने का नोट का मतलब ये था कि जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बहुत से मेटल्स के साथ में ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करता है. लेकिन दो मेटल्स ऐसे हैं जिनके साथ में ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है. वो कौन कौन से हैं, एक है मैग्नीशियम और एक है मैंगनीज. बात समझ में आ गई. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स. ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट. सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में अगर हम किसी भी मेटल का रिएक्शन करा दें तो क्या होगा. ठीक है, देखो, नेक्स्ट हमारी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है यहां पर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस. ठीक है, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशंस जो हैं उनके साथ में अगर मेटल की रिएक्शन करा देते हैं तो
क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं और रिएक्शन कैसे होती है, ये सब हम इस केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत पढ़ेंगे। नहीं बड़ा, जब एक अधिक क्रियाशील यानी मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया जाए जिसमें जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव है, ठीक, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मोर रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा। और रिएक्शन कैसे होगी, देखो मान के चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर एक हमने लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, CuSO4। इसमें हमने क्या किया, एक जिंक की स्ट्रिप डाल दी, ठीक है। अब ये यहां पर जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक को डाल दिया तो देखिए जिंक सल्फेट बनेगा एक तो, और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। अब इस केस में देखो ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, ठीक है, ये कैसा था, ब्लू कलर का, ठीक। अब जैसे ही जिंक ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस किया तो वहां पर जाकर जिंक सल्फेट बन गया और ये ब्लू कलर जो है वह डिसअपियर हो गया और जिंक सल्फेट कैसा हो गया, कलरलेस, ठीक है। बात समझ में आ गई, गॉट इट। अब हम अगर चाहें, जैसे जिंक ने यहां पर डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, तो इसकी अपोजिट रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, मान लो अगर आपने क्या किया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उसमें कॉपर को डाल दिया, तो यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव मेटल है। बात समझ में आ गई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी मेटल्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड्स के बारे में और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेटा, सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, बेसिक इन नेचर। दूसरी चीज, अगर हम मेटल ऑक्साइड्स का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, अब आपको मैंने पहले बता दिया कि ये बेसिक इन नेचर है, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक सब्सटेंस होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, और ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि वाटर के साथ में या वाटर के कांटेक्ट पे आने के बाद मेटल ऑक्साइड्स क्या चेंजेस दिखाते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्व कैसे होती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद वाटर, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर बता दूं कि बहुत से मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, ठीक है। केवल एल्कली मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वही वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। तो हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, बट एल्कली मेटल ऑक्साइड्स, जो एल्कली मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, बट एल्कली मेटल ऑक्साइड्स आर soluble in water, ठीक है। अब
जब ये एल्कली मेटल ऑक्साइड जो होगा वो सॉल्युबल है वाटर में, तो इसका मतलब क्या है, जो एल्कली मेटल ऑक्साइड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस देंगे जब वाटर में डिसॉल्व किए जाएंगे। तो व्हेन एल्कली मेटल्स ऑक्साइड्स आर डिसॉल्व इन वाटर दे गिव स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब रिएक्शन कैसे होगी, हम एक एल्कली मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल हमने क्या किया बेटा, सोडियम ऑक्साइड का वाटर के साथ में रिएक्शन करा दिया, ठीक है, किसका, सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O, इसकी रिएक्शन हमने करा दी वाटर के साथ, ठीक है। देखो Na 2 हैं, O भी 2 हैं और H भी 2 है, तो सबसे पहले तो यहां पर बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और 2, ठीक। तो हम कह सकते हैं रिएक्शन बिटवीन सोडियम ऑक्साइड एंड वाटर, सोडियम ऑक्साइड एंड वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, यानी कि सोडियम ऑक्साइड क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा। कब देगा, जब वो वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है। अगेन सेकेंड एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, इसकी हमने वाटर के साथ में रिएक्शन करा दी तो क्या बनेगा, देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे और एग्जांपल देखते हैं। देखो पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड की हमने वाटर के साथ में रिएक्शन करा दी तो यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अगेन जिंक ऑक्साइड, नेक्स्ट एग्जांपल, इसकी वाटर के साथ में रिएक्शन करा दी, ठीक है। जिंक ऑक्साइड की हमने वाटर के साथ में रिएक्शन करा दी तो क्या बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ऑडिट, बात समझ में आ गई। तो ये एक रिएक्शन थी मेटल ऑक्साइड्स के बारे में कि मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो कैसे वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये बोर्ड के लिए भी और आगे फर्दर स्टडीज के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, और एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज, तो देखो एक्चुअली में ये रिएक्टिविटी सीरीज है क्या, इसके बारे में चर्चा करें। रिएक्टिविटी सीरीज एक श्रृंखला है मेटल्स की, ठीक है, एक सीरीज है मेटल्स की या मेटेलिक एलिमेंट्स की जिनको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है उनकी रिएक्टिविटी के अनुसार, ठीक है। बात समझ में आ गई। जो रिएक्टिविटी सीरीज बनी हुई है बेटा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के ऊपर है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ठीक। तो रिएक्टिविटी सीरीज को कह सकते हैं हम कि द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, क्या है, द अरेंजमेंट of metals in order of decreasing reactivities is called
रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, यानी कि क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में जब हम मेटल्स को एक सीरीज में अरेंज करते हैं तो जो श्रेणी बनकर आती है, एक सीरीज, जो सीरीज हमें मिलती है उसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in order of decreasing reactivities is called reactivity और activity series। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसमें किस तरह से जो मेटल्स हैं उनको अरेंज किया गया है वो देखो। रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ मेटल्स जो लेस रिएक्टिव हैं उनको नीचे की तरफ स्थान दिया गया है, जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं और इनको हम नोबल मेटल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नोबल मेटल्स? की ये जल्दी किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। उसके बाद में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जैसे पोटेशियम, इसको सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक, उसके बाद में उससे कम रिएक्टिव सोडियम। ठीक, इन सबको, सोडियम हो गया, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, इन सबको क्या किया रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ स्थान दिया है। क्यों? क्योंकि ये मेटल्स जो होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जानेंगे। उससे पहले रिएक्टिविटी सीरीज देख लीजिए, मेटल्स को कैसे अरेंज किया गया है इस सीरीज के अंतर्गत। ठीक है, सबसे पहले जो मेटल दिया गया है वो पोटेशियम, सोडियम, ठीक, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक, टिन, लेड, कॉपर। ठीक है, और ये मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। बेटा यहां पर पीबी के बाद में और कॉपर से पहले हमने यहां पर इस हाइड्रोजन गैस को भी जगह दी है। ठीक है, अब इसके कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। देखो, जो हायर मेटल है, जो सबसे ऊपर मेटल रखा गया है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, मोर रिएक्टिव। अब इसका मतलब क्या है? मोर रिएक्टिव का मतलब ये है कि ये जो मेटल है ये बहुत तेजी से रिएक्शन करता है और जो रिएक्शन इससे होती है वो मोर एक्सोथर्मिक होती है। ज्यादातर कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, उसके बाद में जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे रखे गए हैं, ठीक है, ये मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी कि ये हाइड्रोजन को कैसे भी डिस्प्लेस नहीं कर पाते। मैंने अभी आपको बताया था वाटर के साथ में रिएक्शन, तो हाइड्रोजन गैस को ये लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। यही हमारे क्या कहलाते हैं? नोबल मेटल्स भी कहलाते हैं। और जो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए थे, ये हाइड्रोजन को आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम आज इतना ही पढ़ेंगे। इसको याद करने का तरीका मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज तक का आज आपको याद करना, कोशिश करिएगा याद करने की। और एक बात बता दूं, ये जो रिएक्टिविटी है वो कैसी है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि सबसे ऊपर जो मेटल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव, फिर उससे कम, उससे कम। तो ये जो रिएक्टिविटी है वो कैसी है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और दूंगा, वो आपको कल करने होंगे।
और उनका सॉल्यूशन कल के लेक्चर के शुरुआत में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।